जय हिंद दोस्तों, सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष केशरवानी। हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन। यह टेस्ट 2 का पार्ट 1 होगा, जहां हम 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यह टेस्ट हमारी वेबसाइट sarkarisircle.com व हमारे एंड्रॉयड ऐप पर भी उपलब्ध है, जहां आप जाकर टेस्ट की प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम विलंब न करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ल्ड लीडर हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आपको दिया गया है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं कि इन्हें ऐसा क्यों किया गया है। तो इसके लिए ये इन्होंने जो है इजराइल इजराइल तथा यूएई के बीच जो शांति समझौता करवाया था, इसके लिए इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। देख लेते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप है और ये जो है अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं तथा रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। इसके बारे में एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि अमेरिका इतिहास के जो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार जिन पर महाभियोग चलाया गया है। और इस क्वेश्चन की थोड़ा डिटेल पर और देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नाटो के चेयरमैन है जो है क्रिश्चियन टाइब्रिंग। इन्होंने कहा है कि ट्रंप ने इसराइल इसराइल तथा यूएई के बीच ही समझौता नहीं करवाया, जबकि इन्होंने उत्तरी कोरिया तथा ईरान के बीच भी शांतिपूर्ण बातचीत की अपील की है, जो कि वाकई सराहनीय है। अब वर्तमान राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो जो बाइडेन अमेरिका के जो वर्तमान में है राष्ट्रपति हैं तथा ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो कमला हैरिस यहाँ की वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, और ये भारतीय मूल की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक निर्देश दिया गया है और उसका एक कथन दिया गया है, और आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, आपको ये कथन दिया गया है और इसके इसके अनुसार 2 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बताना है कि इस कथन के अनुसार इनमें से कौन से प्रश्न का आंसर मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। आपको एक कथन दिया गया है, ए बी सी एक्स वाई और जेड, ये 6 लोग हैं, के बीच कौन सबसे छोटा है। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सबसे छोटा है। अब आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि इनमें से क्या एक या दो या दोनों से मिलकर, या दोनों से मिलकर भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, आपसे पूछा गया है इन निम्न में से सबसे छोटा कौन है। चलिए इसको देखते हैं। जेड, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जेड बी और एक्स से छोटा है। तो हम इसको इस तरह बनाते चलेंगे, जो जेड है वो बी और एक्स से छोटा है। अभी हम एक्स को इस तरह बना लेंगे। जेड जो है बी और एक्स से छोटा है, लेकिन सी जितना छोटा नहीं है, यानी जो सी है वो जेड से छोटा है, यानी जेड बड़ा है, सी जितना छोटा नहीं है। जो ए और वाई से छोटा है। जो देखिए, जो होता है, तो जो के पहले जो भी दिया रहता है टर्म्स, उसके बारे में बात कर लेता है या बात करता है। यानी जो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो सी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा है सी जितना छोटा है जो ए और वाई से छोटा है, यानी जो सी है उसके बारे में लिखा है कि ये जो सी है वो ए और वाई से भी छोटा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने टर्म्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनमें सभी में सी छोटा है, सभी में सी छोटा है। यानी पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अनुसार हमें आंसर मिल रहा है कि सी सबसे छोटा है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में यहाँ आपसे पूछा गया है बी ऊंचाई के तीसरे क्रम में है। बी ऊंचाई के तीसरे क्रम में है, यानी यहाँ हम बना लेते हैं 1 2 3, तीसरे क्रम में बी है। और टोटल लोग कितने थे, 6, यानी 1 2 3, 3 3 6 पद बना लिए अपन ने। अब आपसे पूछा गया है सी ए और वाई जितना छोटा नहीं है। माफ कीजिए, ये साथ में था। बी ऊंचाई के तीसरे क्रम में है और सी ए और वाई जितना छोटा है नहीं है, यानी जो बी है वो सॉरी जो बी है वो सी
ए और वाई से बड़ा है। यहाँ आगे आपको दिया गया है ए वाई से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, यानी यहाँ पर इसके अलावा आपको दिया गया है कि जो वो ये ए है वो वाई से छोटा है, यानी ये ए वाई से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा नहीं है यानी इससे भी ए से भी छोटा है, और यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स बचे हैं, यानी यहाँ पर भी सी सबसे छोटा है। अब यहाँ से भी सी निकला है और यहाँ से भी सी निकला है, यानी दोनों से सेपरेट निकला है, यानी हम एक से भी आंसर बता सकते हैं और दो से भी आंसर बता सकते हैं। ऐसा कहाँ दिया गया है? अ, ये तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, या तो एक या तो दो पर्याप्त हैं, यानी हम एक से भी आंसर निकाल सकते हैं और दो से भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है ए किसी वस्तु को बी को 25% के लाभ पर, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से, तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए हैं तो ए ने उसे कितने रुपए दिए? देखिए मैंने पिछली वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि आपको किस तरीके से करना है। 25% बताता है, सिर्फ एक बार बता रहा हूँ और आगे के मैं ऐसे ही बता देंगे। 25% का जब चिन्ह अलग करते हैं तो 25/100 आता है, 25 चौके 100 होता है, यानी जो 25% है वो बताता है 1/4। अब आपको 25% के यहाँ पर लाभ की बात की गई है, यानी 4 पर 1 का लाभ, तो इसे हम लिखेंगे सीधा 5/4। और इसी प्रकार आपको 20%, देखिए 20% यानी होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ, यानी 6/5। और इसी प्रकार आपको यहाँ दिया गया है 10% लाभ। 10% मतलब होता है 1/10, यानी 10 पर 1 का लाभ, यानी इसको लिखेंगे 11/10। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से बेचा। हाँ, सबसे पहले मान लेते हैं कि ए ने उस वस्तु को x रुपए में खरीदा था। अब ए ने x रुपए में खरीदा और उसने बी को 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ यानी ने होगा हमारा 5/4। ठीक है, अब ये हो गया, ये पूरा हो गया, ये हो जाता है बी का बी की वैल्यू। अब बी ने उसको क्या किया है कि सी को 20% लाभ पर, इसी में अपन ने अब सी की वैल्यू बन जाएगी ये, सी को 20% लाभ, 20% लाभ यानी 6/5 पर बेचा, तथा सी ने उसी को डी को 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ यानी 11/10 पर बेचा। अब डी ने उसके लिए हमें 330 रुपए दिए थे, यानी ये जो वैल्यू है ये 330 के बराबर है। अब हम इसे काट लेते हैं, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 11 से ये 30 बार में जाएगा, और 6 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। अब यहाँ बचा है 4 और 0 यानी 40, 40 पंजे होता है 200, यानी एक्स ने 200 रुपए की वो उस वस्तु को खरीदा था। तो 200 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व के शीर्ष 10 देशों की सूची में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है रूस, चीन, जर्मनी और फ्रांस दिया गया है। और अभी हाल ही में हम देखते हैं तो पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में अग्रणी देश जो है वो है चीन है। ठीक है, चीन की वर्तमान क्षमता बता दें तो ये 221 गीगावाट है, ये क्षमता इसने स्थापित कर चुका है। अब इसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम। देखिए चीन में 221 गीगावाट की स्थापित क्षमता है। यह पवन ऊर्जा में दुनिया की क्षमता का 1/3 है। इसमें इस ऊर्जा में भी जो है 7,965 मेगावाट जो है, ये क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा तटवर्तीय पवन फार्म बनाए हैं इन्हें, जो कि अपने निकटवर्तीय प्रतिद्वंदी से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, अब थोड़ा सा चीन के बारे में और फैक्टर देख लेते हैं। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और खास और रेलवे के एग्जामों में ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए चीन ने जो है 9वीं सदी में कागजी मुद्रा का आविष्कार कर लिया था। और चीन की मुद्रा जो है वो बहुत पूछी जाती है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रेनमिनबी और युआन जैसे अपने यहाँ रुपया है और पैसा हो,
पैसा भी चलता है, ऐसे ये रेनमिन और युआन है, दोनों ही मुद्राएं होती है, दोनों ऑप्शन में आप कभी-कभी देखने मिलते हैं। चीन की राजधानी की बात कर लेते हैं, बीजिंग, और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको डेटा दिया गया तालिका की में, और तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको वर्ष 2015 में भारत का निर्यात दिया गया है जेवर का 850 है, सॉफ्टवेयर का 725, ये मिलियन डॉलर में दिया गया है। कपास का 750 और इस्पात दिया है 825, इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया है 650। अब यहाँ आपसे पूछा गया है इस्पात का निर्यात भारत के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो भारत का कुल निर्यात है उसमें इस्पात जो कि 825 है, ये कितने प्रतिशत है। अब आपको इसके लिए करना है क्या है, सबका सम करना है और 825 उसका कितना प्रतिशत है ये देख लेना है। सबसे पहले इसके लिए हम इसका सम करेंगे। ये 5 है, ये 5, यहाँ आएगा 10, 10 का 0, हासिल आई 1, 5 6 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 5 19, 19 और 20 की शून्य, हासिल आई 2, 2 इसमें जोड़ लेंगे, 8 2 10 हो गया, 10 और जी 7 14, ये हो जाएगा 24, 24 और 8 हो जाएगा 32, 32 और 6 हो जाएगा 38, 38, यानी ये जो हमारा टोटल है वो आएगा 3800। अब आपसे पूछा गया है कि इस्पात कितना प्रतिशत है इसका, तो 825, 825 दिया गया इस्पात और 38 तो हमारा टोटल आया है। अब हमें इसका क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 शून्य से 2 शून्य चले आएंगे। 38 को हमें डिवाइड करके देखना 825 से। देखिए 38 से और 825 में कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम 38 का डायरेक्ट भाग लगा कर देखेंगे। 38 दूनी होता है 76, ये आएगा 2, 76 बार में जाएगा 76, और 76 और 4 इधर 80 और ये 2, यानी यहाँ पर बचेगा 6, तो अब ये हो जाएगा 65। अब 38 एक ही बार में आएगा, 38 और 65 के बीच में कितना गैप है, ये हो जाएगा 38 2 40, 2 इधर हो जाएगा और यहाँ पे 40 50 60 25, यानी ये 27 हो जाएगा। अब 27, अब चूंकि इधर पे कुछ नहीं बचा है, हम यहाँ पे लगाने वाले दशमलव। 1 मिनट, यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 21 एक ही में है, यानी ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। फिर भी एक डिजिट हम चेक कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ दशमलव लगाया है, यहाँ आएगा 0। अब 38 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 270 से ज्यादा न जाए, तो 38 सत्ते होता है, 8 7 56 की 6, हाँ सिलाई 5, 7 या 21, 2105 होता है 26, यानी 266। देखिए 266 ज्यादा नहीं आ रहा है, और अगली डिजिट आ रही है 27, तो ये हमारा राइट आंसर है 21.7, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 6वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीटा एक बिंदु से दक्षिण की ओर जाती है, 35 किलोमीटर चली और फिर बाएं घूम घूमी और 30 किलोमीटर चली, दोबारा बाएं घूमी और 35 किलोमीटर चली शुरुआती बिंदु से। अब वह किस दिशा में खड़ी हुई है। देखिए इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, जब भी हम किसी दिशा में बैठे होते हैं, तो जो हमारा किसी भी दिशा में बैठे होते हैं, तो जो हमारा फेस होता है वो नॉर्थ को डिनोट करता है, और हमारा बैक साइड जो है वो साउथ को डिनोट करता है। जो हमारा राइट हैंड साइड है वो बताता है ईस्ट को, और लेफ्ट हैंड साइड बताता है वेस्ट को। इसी प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर रीटा है, ठीक है, यहाँ पे उसने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये दक्षिण दिशा में गई 35 किलोमीटर, ठीक है, और फिर बाएं घूमी, बाएं घूमी, बाएं मतलब होता है उल्टा हाथ। अब उल्टा हाथ चूंकि यहाँ पर बनाते तो उल्टा हाथ ये होता, सीधा हाथ ये होता, ठीक है, ये सीधा होता है, ये उल्टा होता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इसका उल्टा हाथ इस तरफ होगा, यानी बायां इस साइड होगा, ठीक है। बाएं मुड़ी और 30 किलोमीटर चली, अब हम इसको 30 किलोमीटर चला देते हैं। बाएं अब 30 किलोमीटर चलने के बाद इसने बाएं घूमी और 35 किलोमीटर चली। अब बाएं बाएं यानी उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड साइड, अब ये फिर मुड़ रही है और यहाँ पर ये फिर से 35 किलोमीटर चल रही है। अब रीटा पहुंच गई है यहाँ। अब यहाँ से पूछा गया शुरुआती बिंदु से अब वह किस दिशा में है, तो देखिए पहले वो ये थी और अब इस डायरेक्शन में है, जो कि हमारा ईस्ट बता रहा है, पूर्व। पूर्व हमारा राइट आंसर है, ए फर्स्ट आप हमारा राइट आंसर होगा पूर्व। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। देखिए बॉल इन एंड सॉकेट जॉइंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे शरीर में एक पार्ट ऐसा भी होता है जहां पर एक ये बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है और एक उसमें ये एक ऐसा सॉकेट टाइप का लग रहा होता है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो हर दिशा में, ये जो सॉकेट होता है हर दिशा में मूव कर सकता है। तो ऐसा होता है कूल्हों के जोड़ पे, यानी हिप जॉइंट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा राइट आंसर। इसी प्रकार हमारा ये शोल्डर में भी पाया जाता है, और ये जो कूल्हे का जोड़ है ये हमारा कमर के नीचे पाया जाता है। जो कमर की हड्डी होती है, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो कमर के नीचे से जो हड्डी होती है, ये जो फीमर को, ये जो पैर की हड्डी होती है फीमर को अटैच करती है, ये हमारा ये बॉयल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये देखिए यहाँ पर ये बना है, ये इस प्रकार बॉल टाइप की होती है और ये एक सॉकेट होता है, ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है। अब और ये जो सेम इसी प्रकार का हमारे शोल्डर में भी होता है, जो कि शोल्डर हमारा हर ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आप इसको थोड़ा सा फील कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है, ये देखिए ये बॉल इस टाइप का होता है और यहाँ पर ये सेपरेट बनाया गया है सॉकेट। और ये देखिए ये जो दिखा रहा है एरो, ये बता रहा है कि ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हिप जॉइंट संयुक्त मानव में बॉल और सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है, और कूल्हे संयुक्त फीमर के साथ जो श्रोणि के साथ जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर तीन संख्याएं दी गई हैं 25, 35 तथा 55। इन तीन संख्याओं में लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समवर्तक यानी HCF, इसका अनुपात पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। जिन लोगों को पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उसे हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है। देखिए एलसीएम क्या होता है, जैसे यहाँ पर तीन संख्या दी गई हैं, तो इन तीनों संख्याओं में देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ये तीनों संख्याएं अगर डिवाइड कर देती हैं तो वो होगा हमारा एलसीएम। महत्तम समवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ये तीनों डिवाइड कर दे वो होगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम नॉर्मली बड़ा होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो बड़ा होगा एलसीएम। जबकि एचसीएफ में बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। आई होप आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे बताएंगे। देखिए यहाँ पर दिए गए 25, 35, 55, इनमें से हमें बताना है एलसीएम। अब सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए इनमें से देखिए कौन सा मल्टीपल है जो कॉमन है। अगर आपको इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे 25 को हम 5 into 5 लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 5 into 7, और 55 को लिख सकते हैं अपन 5 into 11। अब चूंकि ये अलग अलग थे, ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या है 5, तो यहाँ पर हमने 5 ले लिया। अब ये 5 तीनों से अलग हो जाएगा। अब बचा क्या है इनमें से, अगर कुछ कॉमन है तो ठीक, नहीं बचा तो देखिए 7, 11 और 5, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता, तो ये सारे मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। तो ऐसी जो संख्या बनी, अब ये बनी हमारा एलसीएम बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो एचसीएफ की बात कर लेते हैं, तो एचसीएफ हमने क्या बोला था कि ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को डिवाइड कर दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही संख्या ऐसी थी 5, जो सब में कॉमन थी, तो 5 हमारा एलसीएम होगा, वो सॉरी एचसीएफ होगा 5। अब इसका अनुपात बोला गया है। देखिए हम गलती क्या करते हैं, एलसीएम निकालते टाइम हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि आपका फ्री में लेंदी हो जाएगा। जब हमें काटना ही है तो हम इसे इस प्रकार ही लिखेंगे, हम उसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमें काटना है, चूंकि चूंकि हमें अनुपात निकालना। देखिए ये 5 से कोई भी एक 5 काट देंगे, उसके बाद बचा क्या, 5 सत्ते 35, और 35 का मल्टीप्लाई 11 में करना है। अब 35 जब किसी भी संख्या का 11 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे इस तरह लिखते हैं 35, ठीक है। और इनके बीच में क्या आता है, इन दोनों का जोड़, यानी 3, 8, 5,
ये हो गया हमारा 11 का मल्टीप्लाई। समझ गए? पहली संख्या आगे की संख्या आगे रखें, पीछे की संख्या पीछे रखें और बीच में इन दोनों का जोड़ कर देंगे। 385 आप करके देख लेंगे, यही आने वाला है। तो 385 और 1 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों ए, बी और सी को बाढ़ राहत के लिए कुछ धन 2, 3, 4 के अनुपात में आवंटित किया है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक धनराशि प्राप्त हो तो बी का अंश क्या है? यहाँ आपको ए, बी और सी का अनुपात दिया गया है 2, 3 और 4 और बोला गया है सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले। सी को ए से 2 हिस्सा अधिक मिला। यहाँ पर अपन देख लें तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 हिस्सा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं, 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। तो हम मान लेते हैं ये 2x है, 2x की वैल्यू वो बोल रहा है कि 400 करोड़ है, यानी x की एक हिस्सा आएगा वो 200 करोड़ का आएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि तो b का अंश क्या है? तो चूंकि एक हिस्सा है वो 200 का हो गया, आपसे 3 हिस्सों की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 600 करोड़ रुपए। ठीक है। तो 600 करोड़ आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में दी गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक छोटे दर्पण में एक लंबी इमारत को देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझेंगे। देखिए, जो अपनी गाड़ी होती है, जो अपनी 4 व्हीलर्स होते हैं, 2 व्हीलर्स होती है, उसमें जो साइड मिरर होता है, उससे हम पीछे बैक का बहुत बड़ा पोर्शन देख सकते हैं, है ना? तो वहां पे क्या होता है कि एक जो छोटा सा मिरर होता है, एक छोटा सा मिरर होता है पीछे, हम उससे पीछे बैकग्राउंड का बहुत बड़ा हिस्सा देख सकते हैं, जिसे देखकर, मतलब नॉर्मली 4 व्हीलर के लिए ज्यादा यूज होता है। ड्राइवर जिसको पीछे का देखकर ड्राइव कर सकता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह से बच सके। ठीक है। तो ये जो साइड मिरर होता है, ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर भी बात की गई है कि ऐसा कौन सा छोटा दर्पण है। देखिए, हमारा हमारा जो साइड मिरर होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन हम पीछे का बहुत बड़ा हिस्सा उससे कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो वहीं पर ये बात की गई है कि लंबी इमारत को देखने हेतु यानी छोटे दर्पण में आप बहुत बड़ा हिस्सा देख सकते हैं। तो वही पूछा गया है, लंबी इमारत को देखने के लिए आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे? तो ये होगा उत्तल दर्पण। ठीक है। और ये भी आप याद रखेंगे कि साइड मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। अब थोड़ा इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उत्तल दर्पण, ये होता है उत्तल दर्पण में जो हमारी रिफ्लेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ कोटिंग होती है। इसी प्रकार जो अवतल दर्पण होता है उसमें बाहर की तरफ कोटिंग होती है, जबकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर की तरफ से होता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने चम्मच क्यों बनाई है? तो चम्मच से हम इसको थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जो चम्मच होती है, इसका जो अंदर का पोर्शन होता है, यानी जहां से अपन किसी भी भोजन को उठाते हैं, ये जो अंदर का पोर्शन होता है, इसको अवतल तल बोलते हैं। इसलिए ये हमारे अवतल दर्पण को डिनोट करता है, और जो उसका बैक पोर्शन होता है ये उत्तल दर्पण को डिनोट करता है। ये समझने के लिए होता है। ठीक है। यानी चम्मच का जो पिछला हिस्सा है वो उत्तल दर्पण को बताता है, और चम्मच का जो अंदर का हिस्सा है वो अवतल दर्पण को बताता है। ये हमारे याद रखने के लिए है। अब उत्तल दर्पण की दूरी को, छवियों को स्पष्ट रूप से देखा देता है। उत्तल दर्पण का उपयोग छोटे दर्पण में, ये देखिए, छोटे दर्पण में ऊंची इमारत को देखने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए, यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से नियम को फॉलो करते हुए ये सीरीज चल रही है। देखिए, यहाँ पर LELFAGLHAILJ, देखिए एल और ए तो सभी में कॉमन है, तो हमारे ऑप्शन में भी सभी में कॉमन है। अब हमें बीच में देखना है EFGHIJ। देखिए, ये लगातार चल रहे हैं, EFGHIJ। तो हमारा के एल और एल और ए तो था ही, तो KLLA ये फोर्थ ऑप्शन में है, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में लिखा है ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। यदि ए पूरा कार्य 10 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी
कार्य को समाप्त करने में कितने दिन होगा। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे इजी आपके लिए होगा कि आप व्यक्तियों की इफिशियंसी निकाल लेंगे। यदि आप इफिशियंसी निकाल लेंगे तो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। देखिए जो इफिशियंसी होती है वो डेज की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर हमारी इफिशियंसी ज्यादा है तो हमें डेज कम लगेंगे, और यदि हमारे इफिशियंसी कम है तो हमें डेज किसी भी काम को करने में ज्यादा लगेंगे। आई होप समझ रहे होंगे आप। तो हम यहाँ पर इफिशियंसी निकालने वाले हैं। देखिए ए का 2 दिन का कार्य, यानी ए का 2 दिन का जो कार्य है वो बी के 3 दिन के बराबर है। ठीक है, यानी देखिए ए और बी। अब यहाँ पे ए और बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेज दिए गए हैं। ए किसी कार्य को 2 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 3 दिन में कर देता है। हमने क्या बोला, इफिशियंसी इसकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इफिशियंसी इसकी क्या होगी, यदि ए 2 दिन में करता है और बी 3 दिन में करता है तो ए की इफिशियंसी होगी 3 और बी की इफिशियंसी होगी 2। ठीक है, अब इतना आप समझ गए, आगे देखते हैं। आगे बात की गई है कि यदि ए पूरा कार्य 10 दिन में करता है तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और ए की इफिशियंसी कितनी है 3, यानी जो पूरा कार्य होगा वो 30 होगा। ठीक है, और अब पूछा गया है तो बी को कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो बी किसी कार्य को 2 दिन में करता है तो ये है टोटल वर्क, तो इसको समय लगेगा। इस टोटल वर्क को अपन दो, मतलब पर डे का जो काम है वो एक दिन में 2 काम करता है तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 5 या 15, यानी पूरे कार्य को वो 15 दिन में करेगा। देखिए अगर टोटल वर्क आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, ए किसी कार्य को 3 दिन में करता है। मान लीजिए ए किसी मतलब कहीं जा रहा है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, और यदि वो 10 दिन में पहुंचता है या 10 घंटे में पहुंचता है तो वो दूरी कितनी कहलाएगी, 10 × 3 यानी 30। 30 किलोमीटर दूरी है। इसी दूरी को अब बी है जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो वो 15 घंटे लगा देगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे, अगर आप ऊपर नहीं भी समझे हैं तो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। अब आपको बताना है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोई नियम होगा जिससे 3 फॉलो कर रहे होंगे और 1 फॉलो नहीं कर रहा होगा। जो 1 फॉलो नहीं कर रहा है उसे हमें पहचानना है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 7 × 7 = 49 और 343। देखिए ये 7 का वर्ग है और ये 7 का क्यूब है। अब नीचे देख लेते हैं। 21, 147, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 16, 96, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हाँ ये भी नहीं है। 25, 175, 25 5 का वर्ग और ये क्यूब नहीं है, यानी ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ और लगा है। देखिए ये है 7 × 7 और यहाँ पर 3 × 7। यहाँ पे क्या है 21, 7 × 21 और यहाँ पे क्या गया है 147, 21। देखिए 21 में जब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 147। यानी किया क्या गया है यहाँ पर 49 पर। देखिए अब बताते हैं। यहाँ पर आपको 49 में 7 का मल्टीप्लाई किया गया है जिससे आ रहा है 343। सेकंड क्वेश्चन में 21 में 7 का मल्टीप्लाई किया गया है जिससे रेशियो का उस तरफ वाला आ रहा है 147। अब यहाँ पर 16 में 7 का मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 का किया गया, यानी ये थर्ड हमारा राइट आंसर है। और 25 7 175 होता है, थर्ड हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 वर्ष पहले एक माता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, चलिए हम साथ साथ सॉल्व करते आते हैं। 6 वर्ष पहले माता की आयु, माँ की आयु उसकी पुत्री, माता की आयु पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। यानी ये 3 थी तो ये 1 थी। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, वर्तमान आयु यानी प्लस 6 वर्ष बाद योग 60 वर्ष है, तो माता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी।
देखिए 6 वर्ष बाद उनकी आयु होती है 60। अब चूंकि हमें इसका रेशो तो दिया नहीं है, रेशो दिया हमें 6 वर्ष पहले का, तो 6 इसकी बड़ी है, 6 इसकी बड़ी है, यानी हम इसमें से 12 घटा देंगे, यानी 6 वर्ष पहले इनकी जो टोटल आयु थी वो थी 48। अब चूंकि 3:1 का रेशो है, यानी टोटल जो हो जाएगा 4, और टोटल आयु थी 48, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 48 को 4 से, जो एक हिस्सा निकलेगा वो निकलेगा 12। अब इसको 3 हिस्से देने हैं, माता को पुत्री को देने हैं एक, तो 12 3 36, यानी 6 वर्ष पहले जो माँ की आयु थी वो थी 36, और जो पुत्री की आयु थी वो थी 12। ठीक है। अब पूछा गया है कि माता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों में हम +6 कर देंगे, तो पुत्री हो जाएगी 18 की, और 12 6 ये हो जाएगी 42। थर्ड हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहा, वर्णमाला के अक्षरों के एक समूह में प्रत्येक अक्षर को एक संख्या से दर्शाया गया है, इन्हें एक अर्थपूर्ण शब्द के में लिखना है, अक्षरों का सही क्रम किसी एक विकल्प में दर्शाया गया है, अक्षरों का सही क्रम बताना है। देखिए जो इस प्रकार जो क्वेश्चन, देखिए आर के लिए आपको एक कोड दिया गया है, ई के लिए कोड दिया गया है, पी ओ सी, इसी प्रकार आपको कोड दे रखे हैं। अब आपको इनको जमाना है इन ऑप्शन के अनुसार, और किससे एक मीनिंग निकलती है वो बतानी। इसके लिए सबसे बढ़िया यही होता है कि आप इन कोड के अनुसार लिख लें। 2 मिनट का समय आप 2 मिनट से भी कम का समय लगेगा और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, अगर आप उस वर्ड को पहचान जाते हैं तो। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा है 6 2 3 7 4 1 5 8, 6 2 3 लिखेंगे 6, 6 यानी यू, 2 2 यानी ई, 3 यानी पी, 6 2 3 7 4 1, 7 यानी एम, 4 यानी ओ, 1 आर, 1 5 8 सी टी, सी टी। चलिए अभी अब हम और देखते हैं, ऐसा कुछ वर्ड होता नहीं है। 4 3 1 6 2 7 8 2, 2 2 बाहर है, ऐसा तो हो नहीं सकता। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। चलिए देखते हैं, बाकी 2 बार ये होना नहीं चाहिए कि ये जो 2 है वो 2 बार आए, फिर भी देखते हैं। 4 3, 4 ओ को बताता है, 3 में है पी ओ पी, 4 3 1 6 1 यानी आर, 6 यानी यू, फिर 2 है यानी ई, 7 8 2, 7 7 7 7 7 7 7, 7 यानी एम, 8 यानी टी, और 2 यानी ई। और देख लेते हैं। 5 4 7, 5 4 7, 5 4 7, 3 6 8, 3 3 3, 3 में पी है, 6 में है यू, 8 में है टी, और फिर है 2 1 यानी ई आर। देखिए ये पहचाना पहचाना आपको वर्ड लग रहा होगा, यहाँ पे लिख गया है कंप्यूटर, जो हमारी एक मीनिंग दे रहा है, यानी थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आप समझ चुके होंगे कि इसमें आपको करना क्या था, आपको मीनिंग देखनी थी कि मीनिंगफुल वर्ड बनता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 16वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियों की का डेटा दिया गया है जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय चुना है उनमें लड़कियों का प्रतिशत कितना है। देखिए इंजीनियरिंग विषय जिन्होंने चुना है वो है 8 4 12, यानी टोटल स्टूडेंट है 120। और आपसे पूछा गया है इनमें लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कियां कितनी हैं 40, यानी टोटल है 120, और इस जिनमें 40 लड़कियां हैं। यानी अब हमें प्रतिशत निकालना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं अब, लेकिन हम इसे रेशो से ही बताते हैं। ये 4 या 12, यानी ये बता रहा है 1/3। अब 1/3 को आपको रेशो में लिखते भी आना चाहिए। 1/3 यानी होता है 3/1 हिस्सा, यानी ये बताता है 33% को, 33.33% को। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपको इस पे कंफ्यूजन है
तो आप ये भी कर सकते हैं, प्रतिशत वाला 1/3, 100, इस 3 को डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 1 गया, 3 त्रिका 9, फिर दशमलव लगेगा, यहाँ 1 बचेगा, 0 आएगा, 3, फिर 3। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बाकी आपको याद रखना है, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। 1/3 यानी होता है 33.33%। इसी प्रकार 1/4 वो होता है आपका 25%। इसी प्रकार 1/5 ये होता है आपका 20%। ये सब आपको डेटा याद रखने हैं। 1/6 ये आपका होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, इसी प्रकार हम कुछ डेटा बताएंगे, ये आपको रटते चलना है, याद रखना है। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो ये आपको याद करते चलना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 17वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से 800 रुपए का साधारण ब्याज का क्या होगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए एसआई जिनको नहीं पता उनको फॉर्मूला भी बताते चलते हैं, ये भी आप याद करते चलना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है। देखिए ये साधारण ब्याज है, पी जो हमारा मूलधन है, आर हमारा प्रतिशत ब्याज होगा, और टी समय है। ये माफ कीजिए टी है ये टी टी जो हमारा टाइम है। इस प्रकार हम इसको रख देंगे। 3 साल, आर प्रतिशत था, और पी 800 रुपए है, और भट्टी में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य का कटेंगे, 8×5 = और 4×12 120 रुपए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। आपको एक समीकरण दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको उसका सॉल्व करना है। जब भी बटे में कोई संख्या दी जाती है तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिखा गया था। अभी हमने आपको बताया कि एलसीएम कैसे लेते हैं। इनमें जो कॉमन है, देखिए ये 5 कॉमन है, ये 4 कॉमन है, और ये 2 कॉमन है, और ये जो 2 है इसमें आ जाएगा ऑलरेडी, यानी 2 का डिवाइड 4 में भी जाता है। यानी आपको कुल मिला के 5×4 बस इतना लिखना है। देखिए 5×4 = 20, यानी 20 से इन सभी का मल्टीप्लाई चला जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले इस 4 को इससे डिवाइड करते हैं। जब 4 से जाएगा तो उससे 5 बचेगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इसके अंश से करेंगे, यानी 1 से करेंगे, 5 कम 5। इसी प्रकार आगे 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई इसके अंश से करेंगे, यानी 4×4 = 16। इसी प्रकार आगे करते चलेंगे तो यह आएगा 6×4 = 24, यह आएगा 4×5 = 17×5 = 85, और 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 10, 10 दिया होगा 30। ऊपर जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है? नीचे हो रहा है 20, है ना। ये जोड़ लेंगे 16, 16 और 5 21, 21, 20, 20 40, 40 और 45, 45 और 85, यानी 8×4 = 12 हो जाएगा 120, और 5×5 = 10, 130, और ये 30 160। 160/20 होगा, 0 से 0 जाएगा, और ये बचेगा 8, 8 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोकपाल को लोकपाल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। देखिए सबसे पहले आपको लोकपाल क्या होता है ये बता देते हैं। देखिए लोकपाल जो है ये संस्कृत का वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लोक और प्लस पाल। यहाँ लोक का मतलब होता है लोगों से, पाल का मतलब होता है रक्षक करने वाला, यानी रक्षक या रक्षा करने वाला। ठीक है, तो इसका यानी दूसरा अर्थ जो निकलता है, इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है लोगों का रक्षक, लोगों का रक्षक। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि लोकपाल को की अवधि क्या है। तो देखिए जो अवधि होती है लोकपाल की, ये 5 वर्ष होती है, या होती है 70 वर्ष, जो पहले हो जाए। ठीक है जी, तो 5 हमारा वर्ष हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो लोकपाल है, ये लोकपाल इसका काम क्या होता है। तो जो लोकपाल होता है इसका उद्देश्य क्या है? राजनीति में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस पद को लाया गया है। इसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अंतर्गत ओम्बुड्समैन, यानी इसको भारत में इसी को लोकपाल कहा जाता है, स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए इसकी और डिटेल देख लेते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की अवधि होता है, जो पहले हो जाए। लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है, और लोकपाल का निकाय है
जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है? लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष, ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पिनाकी चंद्र घोष या इसको पीसी घोष कहा जाता है, जो कि हमारे प्रथम लोकपाल हैं। लोकपाल जो है राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करता है, वहीं पर लोकायुक्त होता है, वो राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए ये पद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो देखिए, अगर आप जानते हैं तो आप सिर्फ इसी से लगा लेंगे। पत्रिका समूह जो है समाचार पत्र, ये राजस्थान का समाचार पत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जयपुर है। इसका हेडक्वार्टर, पत्रिका का समाचार का हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। ठीक है। तो ये जो पत्रिका गेट का शुभारंभ है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में किया था। तो इसके चेयरमैन की बात कर लेते हैं, तो ये जो पत्रिका समूह के चेयरमैन है वो गुलाब कोठारी जी हैं। चलिए इस क्वेश्चन की थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जयपुर राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का शुभारंभ किया है, और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जयपुर को मान्यता दी गई है। वर्ष 2019 में जयपुर ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाला अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर बना है। और भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं वर्तमान में, जिसमें से 30 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक स्थल है, और एक जो है वो मिश्रित है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, तो अशोक गहलोत है, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यह था हमारी वीडियो का टेस्ट 2 का पार्ट 1, और जल्दी हम पार्ट 2 आपके सामने लेकर आएंगे। यदि आपको टेस्ट पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओपन कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। यदि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ये टेस्ट हमारी वेबसाइट sarkarisircle.com और हमारे एंड्रॉयड ऐप सरकारी सर्कल एंड्रॉयड पर, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करते हैं, या इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।